बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख के बयान के हवाले से। उन्होंने आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी NICVD के हवाले से बात करते हुए करप्शन का जिक्र किया और शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी सर, NICVD में आज जो आपने बात की और ये कहा गया कि जी करप्शन जो है ना वो उसमें हुई है, सर मुबैना तौर पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो कहते ही थे, लेकिन सिंध हुकूमत के पास हर सवाल का जवाब, हम कहें परफॉर्मेंस कैसी है, कहते देखो हमने NICVD बनाया। भाई आप गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमने NICVD किया। आपने क्या कारनामा है? NICVD। तो DG ऑडिट की रिपोर्ट है जिसमें अरबों रुपए की करप्शन आई है। मतलब सामान की खरीद में करप्शन, दवाइयों की खरीद में करप्शन, गाड़ियों के अंदर करप्शन, मतलब किस किस किस्म अरबों रुपए की करप्शन की ऑडिट पैराज उसके रेगुलरिटी सामने आई हैं। उससे पहले नैब के अंदर भी बहुत बड़ी करप्शन आई थी। उससे पहले सबको पता है कि नदीम कमर जो है, जो कि नवीद कमर का छोटा भाई है, बड़ा भाई है, उसको NICVD लूटने के लिए उनको चरागाह के तौर पे दे दिया गया है। अब उन्होंने अपना जाती अकाउंट खोल लिया, सरकारी अकाउंट के पैसे जाती अकाउंट पे आते थे और NICVD में चंद लोगों को अरबों रुपए आने के बाद सिर्फ 25% इलाज पे खर्च होता था, बाकी इनके अल्लो तल्लो के अंदर खर्च होता था। तो लाजमी बात यह है कि कल वफाक ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर अमल करते हुए अब नोटिफिकेशन जारी किया, कैबिनेट ने मंजूर कर लिया कि वफाक चलाएगी इनको। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने क्या किया कि शोर मचाना शुरू कर दिया और इसलिए भी हमने फौरी फैसला किया कि यहाँ से ये लोगों के इलाज करने की बताया, मरीजों के पैसे खा रहे थे, करप्शन कर रहे थे, जिसके लिए NICVD के इशू को बेनकाब करना जरूरी था। इसीलिए आज हमने ऑडिटर की रिपोर्ट, दूसरा जिस तारिक शेख ने जिसने इनकी करप्शन को बेनकाब किया है, नैब वालों को दरखास्त दी, उसके खिलाफ पूरे सिंध में 9 जितने सेटेलाइट यूनिट उतनी FIR है, उसके खिलाफ FIR कटवा दी, उसको टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस कर दिया कि उसने इनको बेनकाब किया। कितनी शर्म की बात है। तो लाज़मी बात यह है कि आज साबित हुआ कि ये वो जालिम हैं जो लोगों को एड्स लगवाते हैं, ये वो जालिम है लोगों को दिल के दर्द में मरवाते हैं, ये वो जालिम है सर के अंदर बच्चों को भूख से मारते हैं। इसलिए इनको हमने बेनकाब किया। आज हलीम भाई, 2 साल पहले जिस वक्त ये फैसला आया था और वफाकी हुकूमत के पास ये मौका था कि वो इन इदारों को बासानी अपनी तहवील में ले ले या इसका कंट्रोल संभाल ले, उस वक्त तो सर वफाकी हुकूमत ने माजरत कर ली थी कि फंड्स ही नहीं है, बजट ही नहीं है, इसलिए नहीं चला सकते। उसके बाद जब ऐसा नहीं है सर, बाकायदा नोटिफिकेशन, बाकायदा लेटर निकाला गया कि चूंकि इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास फंड्स मौजूद नहीं है, इसलिए इन इदारों को फिलहाल नहीं चलाया जा सकता। जिसके बाद डॉक्टर साहब, आप ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग बजटरी ईयर आपको पता है कि इतने बड़े उसमें पहले से बजट रखा जाता है। इस दफा बजट रखा हुआ है, वो साल के दरमियान में था। 2 बातें थी, एक तो ये था, दूसरा ये कि हज़रत पेटीओ साहिबा ने दरख्वास्त की थी सदर पाकिस्तान से कि हम बड़ा अच्छा चलाना चाहते हैं, हम सिंध की खिदमत करना चाहते हैं, अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। चूंकि देखिए 18वीं तरमीम के तहत पैसे तो फेडरल गवर्नमेंट से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, वो पैसे यहाँ आए हुए थे। और लाजमी बात यह है कि जब बजट एलोकेट ना किया हुआ हो तो क्या अपने जाती अकाउंट से पैसे आने थे? लाजमी सी बात है, ये तय किया गया था अगले बजट में इसके पैसे रखे जाएंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको चलाएंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये लोग चले गए तो दोबारा वहां से चीजें नहीं आगे बढ़ पाई, तो हमने आगे टेक ओवर कर लिया। हलीम भाई, ये भी बता दीजिएगा कि जो सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचो ने जो दरख्वास्त की या जो लेटर लिखा, उसमें यह भी लिखा कि इस पर सिंध हुकूमत की काफ़ी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट है, यानी सिंध हुकूमत ने काफ़ी खर्चा किया है और उसकी जब तक के तफसीलात मुकम्मल नहीं कर ली जाती हैं और वो खर्चा वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को पे ना कर दे, उस वक्त तक वफाकी हुकूमत उसको टेक ओवर नहीं कर सकती। क्या ये बात दुरुस्त है सर? बड़ी अफसोस की बात है इनके लिए। 1947 से ये वफाक के पास थे। वफाक होता है। 18वीं तरमीम 1947 से इसकी बिल्डिंग बनी, जवारा कुछ हुआ, सारा कुछ हुआ और 2013-11 के बाद 18वीं तरमीम के बाद
ये सूबे के अंदर चले गए, तो क्या फिर वफाक इनसे कहे कि 1947 से लेके आज तक जो इनको बनाने में, चलाने में, हलाने में खर्च वो हमें दे दो उसको? ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। बिल्कुल लिखा है इन्होंने, इनमें ना बिल्कुल कूट कूट के भरी हुई है इस किस्म की हरकतें सिंध के हुक्मरानों में। ये मतलब फिर मतलब अगर पैसा कि इन्होंने घर से लगाया ला के, अगर अजरा पेचुआ साहिबा बताएं कि इन्होंने जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज से इसको चलाया, ओमनी ग्रुप से इसको चलाया, अपनी जाती पैसों से चलाया, बिल्कुल वफाक के पैसे ले लें। अगर टैक्स पेयर के पैसे से जो एनएफसी के अवार्ड के तहत इनको मिला, उससे अगर इसको रन किया तो कैसे पैसे इनको चाहिए? मतलब एक बजट में पैसा आया, उस पर लगा दिया, तो टैक्स पेयर का पैसा है, वो वफाक से लगे, सूबे से लगे, फिर तो ठीक है। वो कल वफाक अगर मांगने आ जाए, जिन जैसी गवर्नमेंट अब वफाक में चली जाए, वो कहेंगे 1947 से 2011 तक हमने चलाया था, वो पैसे दो ना, फिर देंगे, तुम्हारे हवाले करेंगे। सर, कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब जो है, उनके तर्जुमान की जानिब से आपके बयान पर रद्दअमल भी आया है, वो अभी अब से कुछ देर पहले रिलीज किया गया। उनका ये कहना है कि ये जिस वक्त सूबाई हुकूमत के पास ये इदारा आया, उस वक्त तक एक हस्पताल था और अब इसके 28 मराकज़ हैं, यानी पूरा एक हेल्थ केयर नेटवर्क सिस्टम है जो कि बनाया गया, जिसमें कि तकरीबन लाखों मरीजों का हर साल इलाज किया जाता है, कामयाब इलाज। सर, आप क्या समझते हैं, क्या ये एक्सपेंशन यानी मुबैना तौर पे करप्शन भी रही है और ये एक्सपेंशन भी होती रही? ये जो फार्मूला है ना, खाता है तो लगाता भी है, ये फार्मूला के हम हक में नहीं है। ये किसने कह दिया? ये अजीब एक ड्रामा चल गया है कि जी खाता है तो लगाता भी है। ये एक नेक ड्रामा नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया। कोई नहीं यार, खा लिया तो क्या हुआ, कुछ लगाया भी तो सही। अजीब साइंस की बात करते हैं। मतलब है कि 100 रुपए में से 75 खा जाओ, 25 लगा दो, यार कोई नहीं यार, खाता है तो लगाता भी तो है। बड़े अफसोस की बात है। अगर हम लगाए तो अरबों रुपए इस पे लगाए हैं और उसके बाद इन्होंने बनाया, उसके अंदर भी करप्शन की है इन्होंने। और जब ऑडिट, डीजी ऑडिट का इतनी करप्शन वो बता रहा है, तो उसमें होशरुबा चीजें हैं उसमें। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान की, होशरुबा चीजें हैं। और क्या क्या, और वो डॉक्टर परवेज चौधरी ने क्या बताया, जब उन्होंने कहा कि ये मरीज बेड खाली कराने के लिए मरीज मार देते थे, उसका ऑक्सीजन निकाल लेते थे, उसको इंजेक्शन लगा देते थे। डॉक्टर परवेज चौधरी जो अमेरिका से छोड़ के यहाँ आए थे बेचारे, सीनियर सर्जन थे, इनके चीफ थे सर्जन, उनको यहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ क्या क्या करप्शन होती है। जाली कोरंगी के जाली फैक्ट्री से लगा के दिल के मरीज को भी अगर जाली दवाइयाँ देंगे तो मरीज बचेगा क्या? ये तो बेशरम बेरहम लोग हैं। मैं कहता हूँ हमारे सिंध के हुक्मरान, इन्हें ये नहीं पता कि मरीजों के कैसे डील करना है। अफसोस होता है इस चीजों पे भी करप्शन होती है, कोई सोच नहीं सकता था। हलीम भाई, रेफरेंस फाइल किया गया है, नैब भी तहकीकात कर रही है, साथ में ऑडिट रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन सर साबित नहीं हो पाती चीजें, सबूत नहीं होते। अब नैब की तरफ से ये कहा जाता है अदालत में कि जी हमारे साथ जो है ना इदारा ताउन नहीं कर रहा, इसलिए हम सबूत नहीं पेश कर पा रहे। तो सर खाली इल्जामात से तो बात नहीं चलती ना आगे। इसके ऊपर जो चीजें हैं उनको यानी साबित कैसे किया जाएगा? करेंगे जी इंशाल्लाह, सबूत देंगे। जब वफाक के पास आ गया सारे सबूत दिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो सर कब तक इसको टेक ओवर करने का प्लान है? और अगर सिंध हुकूमत की जानिब से मज़ाहिमत की जाती है और इस अस्पताल को टेक ओवर नहीं करने दिया जाता, उस सूरत में क्या किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाने से हुकूमत जाने, हमारा हम तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल कर रहे हैं ना जी। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव है ना, उसका फैसला है। हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम तो उस पर अमल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने से, हुकूमत जाने को बंदूक से जाके कब्जा तो लेने से रहे। तो सर कब तक इसको टेक ओवर कर लिया जाएगा? कर लेंगे जी, नोटिफिकेशन हो गया इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा सर, आपसे सर दो सवाल मैं मजीद करना चाहूंगा, एक गैस बोरान और एक बिजली के ब्रेकडाउन के हवाले से। सर क्या कहते हैं, पूरे मुल्क में सिर्फ एक फोरमैन की गफलत की वजह से ब्रेकडाउन हो गया, जबकि हर शहर में अलग से एक इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन मौजूद है, चाहे लेस्को की बात करें, हेस्को की बात करें, के इलेक्ट्रिक की बात करें। कराची से लेके पेशावर तक एक फर्द की गलती की वजह से पूरा मुल्क तारीकी में डूब गया। सर ये बहुत बड़ी नाअहली है, उसके ऊपर इंक्वायरी हो चुकी है, इंशाल्लाह करार वाकई सजा दी जाएगी सबको इंशाल्लाह। सर गैस बोरान के हवाले से आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से सिंध असेंबली में आज भी बहस हुई और ये कहा गया कि वफाक जो है उसकी जानिब से सिंध की गैस ले ली जाती है और सनतकारों से RLNG पर साइन करा लिए गए हैं, यानी उस मुआहदे पर दस्तखत कर लिए गए हैं, रेट्स RLNG के दिए जाते हैं, लेकिन गैस नहीं फराम की जाती। क्या कहेंगे सर आप? लास्ट क्वेश्चन। देखिए जी, पिछले 10 साल में जब ये चचा 18 साल से पहले जो 10 साल गुजरे, उसमें चाचा भतीजों की हुकूमत थी, जरदारी और नवाज की। उस दौरान में कोई एक्सप्लोरेशन नहीं हुई, कोई नए वेल्स नहीं बने, कोई नई गैस नहीं निकाली। गैस में डिप्लीशन तो होती है, डिप्लीट होती है ना जी, ये थोड़ी सारी जिंदगी चलती रहती है। दुनिया में सर्कल होता है,
कुछ गैस आप में चल रहे होते हैं, पीछे तलाश जारी होती है, कहीं खुदाई जारी होती है, कहीं काम होता है, कोई चेन होती है। इन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया, वो तो हमने आके एक्सप्लोरेशन और उसके नए वेल्थ का काम स्टार्ट किया। तो इसलिए लाजमी बात है, कुएं डिप्लीट हो गए तो क्या करेंगे हम? तो इंशाल्लाह इसको कर रहे हैं, संभाल रहे हैं पूरा। ऐसा कुछ नहीं है, ये इसके अंदर ही हर जगह से ये सिंध, पंजाब और वफाक के झगड़े निकाल लाते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। तो मिलाने ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, आपने हमारे प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें यह कहा गया कि जो मरदमशुमारी की गई, जिसे वफाकी हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है, उसे किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि इस मरदमशुमारी के गलत फैसले के खिलाफ जो है रैली निकाली जाएगी। ये रैली गुज़िश्ता इतवार को, यानी इस इतवार को निकाली जानी थी, लेकिन चूंकि मच के वाक़े के ख़िलाफ़ जो एहतजाजी धरने चल रहे थे और ये वाक़या उस वक्त तक सॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए ये रैली मौखिर कर दी गई थी और अब 17 जनवरी को ये रैली निकाली जाएगी। कहाँ से इस रैली का आगाज़ होगा, कहाँ पे इसका अख्ताम होगा, क्या मकसद होगा इस रैली का, हुकूमत को क्या नोट कराया जाएगा, इन तमाम हवालों से हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी एडवोकेट हसन साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। अस्सलाम इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया सर। एक दफ़ा फिर मरदमशुमारी के हवाले से बात की गई और रैली का बताया गया है। पहले तो मुझे बता दीजिएगा रैली कहाँ से निकाली जाएगी, कब निकाली जाएगी और कहाँ इसका अख्ताम होगा? देखिए, इस रैली का इनेकाद इस शहर के तमाम शहरियों के लिए उनको गिनवाने के मकसद के तहत किया जा रहा है। और देखें, ये कोई हमारा सियासी एजेंडा तो है नहीं पीएसपी का कि इसमें जो है वो पीएसपी जो है वो कोई पॉइंट स्कोरिंग करने जा रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इकबाल भाई, मैं थोड़ा सा अगर इजाजत दें तो मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल यूं कर देता हूं कि 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई और उसको प्रोविजनली इलेक्शन से पहले, 2018 के इलेक्शन से पहले, जब प्रोविजनली जो है उसको एक्सेप्ट किया गया और उसकी वजह से डीलिमिटेशन एंड देन उसके बाद हमारे इंतखाबात हुए, उस वक्त भी, इंतखाबात से पहले भी पाक सरजमीन पार्टी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन के जरिए इसको चैलेंज किया। और इस चैलेंज को हमारे सुप्रीम कोर्ट में जब लिस्ट हुआ ये केस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब उस वक्त साकिब निसार साहब थे, उनके पास चेंबर में इसकी हेयरिंग हुई और उन्होंने हमसे ये जरूर कहा कि क्योंकि इसके अंदर जो चैलेंज करने का जो प्रोसेस है सेंसस लॉज के तहत, उसमें पहले आपको जो है वो सेंसस कमीशन के पास जाना होगा। जब हमने उसे दरखास्त की कि सेंसस कमीशन जो है अभी तक वो उसका कोई मारिज वजूद में नहीं लाया गया, ये गवर्नमेंट की नाअहली है कि उन्होंने अभी तक कोई सेंसस कमीशन नहीं अपॉइंट किया है, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि हम इसमें ऑर्डर किए देते हैं कि सेंसस कमीशन बनाया जाए और आप वहां पर इसको चैलेंज कर दीजिए। अब 2018 से लेके और इकबाल भाई आज हम 2021 में आ गए, सेंसस कमीशन अभी तक नहीं बना। हम उसको चैलेंज करना चाहते हैं कोर्ट में उसके लीगल फोरम के जरिए, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती। वफाकी काबीना ने जो उस मर्दमशुमारी के रिजल्ट्स को अप्रूव करने के लिए और सीसीआई में उसको प्लेस करने के लिए जो अप्रूवल दी है, हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और देखें, ये तो सारी पार्टी, इवन पीटीआई जो इस वक्त इलाकाई सतह पर कराची से जो 14 एमएनए हैं, उनसे भी अगर फर्दन आप पूछेंगे या उनको भी अगर कलेक्टिवली या प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर से पूछेंगे, तो वो हमेशा से ये कहते हैं कि जी ये जो सेंसस है ये ठीक नहीं हुआ, कराची के साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, कराची के शहरियों को कम गिना गया है, कराची की स्कोरिंग पूरी होनी चाहिए। तो अगर ये बात 14 एमएनए अपने वफाकी काबीना से या प्राइम मिनिस्टर साहब से ये बात नहीं कह सकते, उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी बात मनवा सके, तो पीएसपी जो कि इस मुल्क की एक सियासी जमात है, इस शहर के लोगों की नुमाइंदगी करती है और पहले दिन से इस बात को हम जो है वो एजिटेट कर रहे हैं कि कराची के शहरियों के साथ ऐसा जुल्म ना किया जाए। इसको क्यों समझ लिया गया है कि मर्दमशुमारी की वजह से जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीटों का जो है वो इतलाक बढ़ जाएगा कराची शहर के ऊपर। भाई, वसाइल की तकसीम से रिलेट कर दें इस सेंसस को और हर सेंसस को वसाइल की तकसीम से रिलेट करें। एक छोटी सी मिसाल है कि आज अगर
1.5 करोड़ की आबादी गिनी तो 1.5 करोड़ के हिसाब से पानी मुझे मिलेगा, पियेंगे 3 करोड़ लोग। 1.5 करोड़ के हिसाब से मुझे जो है वो राशन बंदी की जाएगी, वफाकी हुकूमत से गंदम की जो एलोकेशन होती है, जो शुगर की एलोकेशन हो 1.5 करोड़ से मिलेगी, खाएंगे 3 करोड़। तो क्या मैं सिर्फ जो इसकी एंडिंग स्टोरी है उसके ऊपर चला जाऊं कि जी सीटें बढ़ जाएंगी कराची की और वजीर आला कभी कराची से ही बना दिया जाएगा? तो भाई इस पर रहम करें शहर के ऊपर। आपने जो बात मुझसे पूछी है कि जी ये स्टार्ट कहाँ से होगी, तो देखें इसको स्टार्ट तो हमने डे 1 से किया हुआ है और अब हम इसको अमली जामा इस तरह से पहनाने जा रहे हैं कि जब कोई बात अगर ना सुनी जाए तो उसके दोनों तरीके हैं और हमने दोनों तरीके अडॉप्ट कर लिए। हमने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा भाई ने ये बात मीडिया के सामने कही है और हमने कल जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को एक लेटर लिखा है जिसमें हमने उनसे गुजारिश की है कि सो मोटो एक्शन लें वो इस बात के ऊपर, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ये बात बारहा कह चुके हैं कि कराची की आबादी 3 करोड़ से किसी तौर पर भी कम, बल्कि 3.5 करोड़ की आबादी उन्होंने लगभग अंदाजे के मुताबिक उन्होंने कही है। नाजरा के आदाद शुमार के मुताबिक 2.5 करोड़ से नीचे किसी तौर पर भी आबादी नहीं है, लेकिन वफाकी हुकूमत ये मानने को तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत उसी फार्मूले पर जो सेंसस के रिजल्ट है जिसमें थर्ड पार्टी ऑडिट का जो एक प्रोविजन मौजूद है वो करवाए बगैर इसको अप्रूव करने के लिए उन्होंने जो है वो प्लेस करना है सीसीआई की मीटिंग में। तो हमने दोनों प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिए। हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इस पर सो मोटो ले और जिस तरह से वो तमाम और जो कराची से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर डायरेक्शन देते हैं, इस इशू के ऊपर जो मोस्ट सेंसिटिव इशू है जिसमें कराची के लोगों को पूरा गिना जाना चाहिए, उस इशू के ऊपर वो अपने तौर पर जो है वो इस केस को लेकर आगे बढ़े। और दूसरा हमने जो है वो एजुटेशन का ये रास्ता जो हमको मजबूर कर दिया गया है कि हम एजुटेट करें, हम कराची के लोगों को लेकर सड़क के ऊपर आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, अपनी गिनती पूरी करवाएं। तो ये 17 जनवरी जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में भी बताया, 17 जनवरी रोज इतवार को 2 बजे ये नर्सरी जो सारा फैसल का एक इलाका है नर्सरी, वहां से स्टार्ट होगा और प्रेस क्लब के ऊपर इसकी एंडिंग है। पुरअमन एहतजाज है बट एहतजाज जरूर है कि हम इसमें अपना एहतजाज इसी बात पर सिर्फ करने जा रहे हैं कि हमें पूरा गिना जाए। सर आपसे जानना चाहूँगा कि मुख्तलिफ पार्टीज़ रैलीज करती हैं और जो हम ख्याल जमातें होती हैं उनसे बातचीत की जाती है, ताजिर रहनुमाओं को साथ मिलाया जाता है, मुख्तलिफ जो फील्ड्स ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको दावत दी जाती है। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी सर मुखालफत की सियासत करती नज़र आती है, यानी ऐसे इशूज़ भी जिन पे दूसरी पार्टियों का भी इख्तिलाफ है उनसे बातचीत नहीं की जाती। सर क्या वजह है? चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, GDA हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, सर इनसे कभी कोई यानी इनको साथ मिला के कोई एक कंबाइंड मूव बनाने की कोशिश नहीं की जाती, हमेशा से एक इनफरादी काम करने की कोशिश की जाती है। क्या ये बात गलत है सर? जी मैं इसको इकबाल भाई ऐसे कोशिश करता हूं कि मैं इसको समझा पाऊं। आज भी मुस्तफा भाई ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इस बात का ऐलान किया, रैली का भी किया और दूसरे इश्यूज के ऊपर भी बात की, तो उन्होंने तमाम पार्टीज को इस शहर की नहीं इस पूरे पाकिस्तान की तमाम पार्टीज को ये दावत जरूर दी और उन्होंने ये कहा कि आप अगर लीड कर लें इस रैली को, आप लीड कर लें, आप इन इश्यूज के ऊपर बात करें, हम आपके साथ शामिल हो जाएंगे। हमें शौक नहीं है कि हम स्टेज पे खड़े होकर तकरीरें करें, हमें कोई शौक नहीं है कि जो है हम सड़कों के ऊपर जो है वो लोगों को लेके निकलें, लेकिन अगर आपके दिल में आपकी सोच में ये है कि ये चीजें गलत हुई है, कराची के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो आप लीड ले लीजिए ना। ये लीड लेने को क्यों नहीं तैयार होते? मुस्तफा कमाल तो बारहा ये बात कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो जितनी भी जमातें हैं इनमें से जो चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का नाम ले रहे हैं, जिसमें कोई आपने नाम लिया, जो आना चाहे वो आ सकता है। हम तो अपने तौर पर ये कोशिश सिर्फ इस तरह से कर रहे हैं कि अगर हम जाके ताजिर बरादरी से, हम जाके वकला बरादरी से, हम हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों से हम मिल रहे हैं अपने सतह पर, हम उन लोगों को जिनको वाकई तौर पर जिनका असल हक है, जो लोग इलाकों में रहते हैं जिनको नहीं गिना गया, हम उनको लेके प्रेस क्लब पे आएंगे। आप उनसे प्रेस क्लब पे मिलिए, आप उनसे पूछिए कि क्या उनके घर पर सेंसस से रिलेटेड कोई बात हुई थी, क्या उनके पास सेंसस के जो टीम थी वो आई थी उनको गिनने के लिए, वो आपको वहां पर इंटरव्यू देंगे। हम तो उन लोगों को लेके आ रहे हैं, हमें सिर्फ सड़क के ऊपर जैसे और जमातों ने किया कि अगर उन्होंने एक रैली निकाली, नाकाम रैलीज निकाली, लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, तो हम उनको दावत दे रहे हैं कि वो आगे हमारे लोगों की भी नुमाइंदगी कर लें, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। वो आकर हम मुखालफत की कोई सियासत नहीं कर रहे। इकबाल भाई आपके दूसरे सवाल का जवाब इसी तरह से
हम देखें, ये जितनी पार्टीज के आपने नाम लिया है ना, ये सब इख्तिदार में रह चुकी हैं। इन्होंने अपने इख्तिदार में रहने के बाद भी कुछ काम नहीं किया था। मुझे बताइए कि पीटीआई का, मैंने अभी आपको जिक्र किया कि 14 एमएनए शहर में, उनके 14 एमएनए 21 में से 21 नेशनल असेंबली की सीट से, जिसमें से 14 एमएनए जो है वो पीटीआई से हैं, 25 एमपीएज हैं सिटी से। क्या उन्होंने कहीं पर किसी किस्म का कोई एक किसी इलाके के अंदर ये ऐसा कोई प्रोग्राम रखा है? क्या उन्होंने कोई ऐसा असेंबली के अंदर कोई ऐसी तहरीक दे दी कराची के एमएनए ने, या प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की है कि भाई मुझे जो है वो कराची की नुमाइंदगी आपने दी है तो मैं कराची की बात करना चाहता हूँ? या पीपल्स पार्टी की अगर बात कर लें, सूबे में 12 साल से 13 साल से उनकी हुकूमत है। अगर वो चाहते हैं वो सीसीआई की मीटिंग के अंदर बैठेंगे ना चीफ मिनिस्टर साहब, क्या इससे पहले भी बैठे थे? क्या उन्होंने कोई बात की है इस सिलसिले में? नहीं कर रहे। एमक्यूएम की अगर बात करेंगे, उन्होंने तो एक एतराजी नोट लिख दिया ना, डिसेंट कर दिया उसको। सिर्फ डिसेंट करने का मतलब हम सब जानते हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। डिसेंट कर देने से क्या वफाकी काबीना ने उसमें उससे मुशावरत या उनकी बात के ऊपर कहीं पे इसको एडजर्न किया? इस मामले को नहीं किया। देखें, ये लेकिन मामला रिकॉर्ड पे तो आ गया ना सर, माशाल्लाह आप एडवोकेट। देखिए, रिकॉर्ड पर आने से मामला हल नहीं होगा ना इकबाल भाई। सर देखें, अगर 4 जजेस फैसला दे रहे हैं और एक जज उसमें डिसेंटिंग यानी इख्तिलाफी नोट लिख देता है, तो ये बात तो हमेशा मानी जाएगी ना, रिकॉर्ड पर रहेगी कि इस जज ने इख्तिलाफी नोट लिखा था, यानी इसने इस करारदाद को मंजूर या इस जजमेंट को मंजूर नहीं किया है। तो सर कम से कम अपना एहतजाज इन रिकॉर्ड, बाकायदा रिकॉर्ड पे लिखवाया तो सही है ना, कि आइंदा कभी कोई ये नहीं कह सकता कि जी इस मरदमशुमारी को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मान लिया था। तो मसलियत हो गई है, तो फिर तो मसलियत की सियासत हो गई, ये नुमाइंदगी नहीं हुई इस शहर की कि हमने डिसेंड कर दिया, अब उन्होंने नहीं माना तो बस हम खामोश होकर बैठ जाएंगे। देखिए, एमक्यूएम ने उनके चेयरमैन साहब ने, उनके रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि आइंदा का लाएमल का हम ऐलान बहुत जल्द कर देंगे, अवाम के पास जाएंगे। उस अवाम के पास गए क्या? ये जाके इन्होंने कंसल्ट किया अवाम से कि हमें हुकूमत में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? किसी साहबी भाई ने सवाल पूछा था इनसे कि क्या आप हुकूमत से बाहर आ जाएंगे इस सूरत हाल में अगर आपकी बात नहीं मानी? उनका ये बहुत आसान है हुकूमत से बाहर आ जाना, लेकिन हम पहले अवाम से मशवरा करेंगे जाके। तो इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 10 से ज्यादा दिन हो गए, 2 हफ्ते हो रहे हैं। तो इस 2 हफ्ते के अंदर क्या अवाम के पास चले गए? क्या अवाम से जाके पूछ लिया कि अब हमें आपको गिनने नहीं दिया जा रहा तो हम हुकूमत से बाहर आ जाए तो आपका भला होगा, या हम हुकूमत में रहें और इख्तिलाफी नोट लिखने के बावजूद जो है वो हम आपका काम नहीं करवा सकते? तो ये देखें, अब इनसे फिर भी हम कह रहे हैं कि आप हमारे साथ खड़े हो जाएं, हम आपके साथ खड़े हो जाएं। आप हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे, को हमारी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे, आप लीड ले लें, इससे बड़ी क्या बात होगी? सर डॉक्टर फारूक सत्तार को दावत दी गई है, क्योंकि सर अब देखिए, हमने बाज़ाब्ता कोई दावतनामे ना तो हमने किसी को भेजे हैं, ना हमने किसी किस्म का कोई ऐसा प्रोग्राम रखा हुआ है। हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम जमातों को ये दावत दी है कि वो इस एहतजाजी रैली में हमें नहीं आके कहें, एक दिन पहले आके भी ना कहें, सुबह जब हमने 2 बजे का जो टाइम दिया 2 बजे आके उस रैली की क़यादत संभाल लें जी, हमें तो कोई इशू नहीं है इस बारे में। लेकिन सर वैसे आपकी पार्टी को डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ आपके इख्तिलाफात हैं पार्टी के या नहीं है? सर डॉक्टर फारूक सत्तार ने तो आप लोगों को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मिलाकर ये भी कोशिश की थी कि किसी तरह मफाहमत हो जाए और सब लोग एक साथ इलेक्शन लड़ें। देखिए, ये मफाहमत तो मुस्तफा कमाल ने की थी जब कराची प्रेस क्लब के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जॉइंटली, और उसमें मुस्तफा भाई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वर्ड्स है, एक्चुअल वर्ड्स, वो अगर आप इकबाल भाई उसको अगर काइंडली अगर आप उसको चला देंगे तो आपको उसमें चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। और उसके वेरी नेक्स्ट डे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हुई थी पीआईबी के अंदर, उसको अगर देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा और रिकॉल हो जाएगा कि उस मुआहदे को मुस्तफा भाई ने नहीं ब्रेक किया था। हमने तो मफाहमत की हर तरह से ऑफर और हर तरह से कोशिश भी करके देख ली थी, लेकिन चूंकि देखें मुस्तफा भाई का जो विजन है, जो उनका लाइन है, जो उनका कहना चाहिए एम है, वो बहुत क्लियर है। उसके अंदर कोई लेफ्ट और राइट की बात नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट बात है। आज भी ये तमाम जमातें जितनी भी जो भी इस मुल्क से और इस शहर से बिलखुसूस अगर कोई बात की मोहब्बत के तहत करना चाहती हैं, अमली तौर पर करना चाहती हैं, तो मुस्तफा कमाल का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि वो खड़े होकर उनके लिए क्लैप भी करेंगे और शहर में उनके लिए बैनर भी लगाएंगे और शुक्रिया अदा करेंगे।
ठीक है सर। तो सर क्या उम्मीद करते हैं कि पावर शो भी यानी आप इसको समझेंगे इस रैली को, या इसको एक आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं जिस तरह देखिए हम जी जिस तरह माजी में भी सर मुख्तलिफ पार्टियों ने अपनी रैलीज को पावर शो का और बाकायदा जो है ना उसमें भरपूर लोगों से अपील की गई कि शिरकत करें ताकि एक पावर शो और हुकूमत को ये मैसेज जाए कि बहुत से लोग जो हैं कराची के वो इस मरदमशुमारी के खिलाफ हैं। जी देखिए 8 नवंबर 2020 को पाक सरजमीन पार्टी ने कराची शहर में बाग जिना में अपना पावर शो किया, जिसमें 70,000 से ज्यादा लोगों ने, सिर्फ कराची वालों ने शिरकत की थी। इससे बड़ा पावर शो तो इस शहर के अंदर और किसी पार्टी ने नहीं किया है, ना उनके पास इतनी इस वक्त जो है वो कैपेसिटी है कि वो कर सकते हैं। ये सिर्फ पीएसपी है जिसके पास और मैंडेट इस वक्त ये कह सकते हैं कि नहीं है, बट लोगों की हमारे साथ एक लगाव है, एक झुकाव है, एक मोहब्बत है जो मुस्तफा कमाल के साथ है। और वो इस बड़ी तादाद में जब वो बाक़ी जिना में सब मौजूद रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस रैली में भी आप विटनेस करेंगे इकबाल भाई कि बहुत बड़ी तादाद इस शहर की होगी और वो लोग होंगे। ये जरूरी नहीं है, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम अपने सिर्फ वर्कर्स को लेकर निकलेंगे, अपने कारकुनों को लेकर निकलेंगे। हम इस शहर के लोगों को लेकर निकलेंगे जिनके मसाइल के लिए हम खड़े हुए हैं, जिनके मसाइल को हल करने की बात कर रहे हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट हसन साबिर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। एक छोटा सा वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल के हवाले से और किस तरीके से इस पर काबू पाया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से। आज भी तकरीबन मुल्क में 41 जानें जो हैं वो कोरोना की नज़र हो गई, यानी 41 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से इस वक्त पूरे मुल्क में जो दूसरी या तीसरी लहर जो कोरोना वायरस की कही जा रही है, ख़ास तौर पे जब से इसका एक ख़ास वेरिएंट या एक ख़ास स्ट्रेन आया है जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है, उसके बाद से अमवात में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब अगर बात करें नए केसेस की तो नए केसेस में जितना पहले इजाफा हो रहा था उससे कदर काबू पा लिया गया है, लेकिन फिर भी लोगों में एहतियात कम नज़र आती है। यानी SOPs का इस्तेमाल, PPEs का इस्तेमाल, चाहे वो डॉक्टर्स हों, आम लोग हों, उनमें जिस कदर पहले ये रुझान पाया जाता था उस कदर अब ये रुझान नहीं पाया जाता। यही वजह है कि अब मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो लोगों के दरमियान अवेयरनेस पैदा करने के लिए और ऐसे अस्पताल जहाँ फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, फ्री तिब्बी सहूलियात फराम की जाती हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हिफाजत के लिए उन्हें मुफ्त PPEs फराम की जा रही हैं। ऐसा ही एक जो यानी ये फरीज़ा है ये अंजाम दे रहा है रोटरी क्लब और इसके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा, जो मुख्तलिफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस या अस्पतालों में जो कि फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे PPEs जिसमें ग्लव्स, शील्ड, फेस मास्क और थर्मल गन्स, ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ना सिर्फ अस्पतालों में बल्कि आज लाहड़ी जेल में भी ये PPEs जो हैं ये मुफ्त फराहम की गई हैं। इसी हवाले से एक तकरीब जो है वो आज मुनक्किद की गई डाउ यूनिवर्सिटी ओझा में और साथ ही साथ मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी एक तकरीब मुनक्किद की गई और उसके बाद लाहड़ी जेल में कैदियों और जो पुलिस के लोग हैं, एहलकार हैं, उनमें भी ये PPEs और ये मास्क वगैरह तकसीम किए गए। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब और डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के सरबराह डॉक्टर फरहान ईसा। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर। अस्सलाम, कैसे हैं आप डॉक्टर बुलंद साहब? अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या समझते हैं, कुछ काबू पा लिया गया है पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल पर? देखिए, ये अज़र पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और हर जगह के और हर लोकेशन के अलग स्टैटिस्टिक्स हैं, लेकिन अगर आप मुझसे ओवरऑल पूछेंगे तो मैं ये नहीं बिल्कुल भी इसको अभी इस पे मैं ये अच्छी न्यूज़ नहीं दे सकता कि काबू प्रॉपरली पा हो चुका है। कोरोना के केसेस जो हैं वो रेगुलरली बढ़ भी रहे हैं, ना सिर्फ के बढ़ रहे हैं बल्कि वो उनमें जो सीरियसनेस है और जो लोग ICU में जा रहे हैं या वेंट्स पे जा रहे हैं वो नंबर भी बढ़ गया और आजकल लोग काफ़ी परेशान हैं। अब ये देखा जा रहा है कि एक ग्रुप ऐसा है कि जो कि वो जो है वो बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहा और एक ग्रुप जो है वो परेशानियां हो रही हैं। और आई थिंक दुनिया का भी स्टैटिस्टिक्स आप देखें तो अभी भी बिल्कुल कम नहीं है जहाँ पे वैक्सीनेशंस भी बल्कि स्टार्ट हुई हैं। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल।
अच्छा सर, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं हॉस्पिटल्स में जो पीपीई हैं या जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं वो एडिक्वेट क्वांटिटी में मौजूद होते हैं या फिर डॉक्टर्स मजबूरन जो हैं पेशेंट्स का इलाज करने के लिए बाज़ दफ़ा कुर्बानी भी दे रहे होते हैं कि चाहे पीपीईज ना भी हों फिर भी मरीजों का इलाज किया जाए? नहीं जी, बिल्कुल पीपीईज का जो हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबिलिटी है वो तो ज़ाहिर है कि कम है और कुछ जगहों पे तो बिल्कुल भी नहीं है। फंड्स की भी कमी है और कोविड ने जो है वो ज़ाहिर है जिस तरह इकोनॉमी को असरअंदाज किया है तो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट के भी फंड्स हैं वो भी काफ़ी इस्तेमाल हुए हैं, बड़े अच्छे तरीके से हुए थे। लेकिन ज़ाहिर है अब ये जो सेकेंड लहर आई है, फर्स्ट लहर को तो मुकाबला किया लेकिन सेकेंड लहर जो आ रही है या थर्ड आ रही है, अलग अलग स्टैटिस्टिक्स जो आ रहे हैं उसमें मुश्किल हो रही है। और हमारे यहाँ आपको पता है ना कि हेल्थ सेक्टर का जो बहुत बड़ा जो सप्लाई एंड डिमांड का जो कवरेज है वो मेरे ख्याल से, मैं अगर अंदाजन आपको बताऊं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इतने अवेलेबल नहीं है बट क्योंकि मैं इस फील्ड में काफ़ी अच्छे से हूं तो तकरीबन 60 to 70% जो है वो या तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स देते हैं और या वो जो एनजीओज जो हॉस्पिटल्स चला रही हैं गवर्नमेंट के अलावा वो देती हैं। तो उनमें तो जो फंड्स की काफ़ी कमी हो गई क्योंकि जो एनजीओज के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ज़ाहिर है कि जो डोनर्स थे वो भी चैलेंज में आ गए। कोविड में काफ़ी कंपनियां बंद हुई और काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से तो डोनेशंस भी काफ़ी कम हुई हैं। उसकी वजह से वहाँ पे भी सप्लाईज जो हैं वो लिमिटेड है हो गए। और जो तो ये जो गवर्नमेंट में तो वैसे ही जो है वो ज़ाहिर हमें स्टैटिस्टिक्स तो पूरे पाकिस्तान की भी पता है कि गवर्नमेंट में शायद ही कुछ ही ऐसे इदारे हैं सरकारी जो प्रॉपर मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसकी रोटी इंटरनेशनल ने कहा कि इसके बजाय कि हम कंप्लेन करें और ब्लेम्स करें जो कि एक अनफॉर्चुनेटली एक रवायत बन गई है, तो हर एक को चाहिए इस टाइम पे कि वो अपना हिस्सा अदा करे। और हमने लीड ली है कि हम जाके पीपीई जिसमें ड्रेस है, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, कैप्स हैं, शील्ड्स हैं, थर्मल गन्स हैं और ये जो इनहेलर्स हैं वो सारे हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन हॉस्पिटल्स में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो चार्ज नहीं ले रहे। तो ऐसे बहुत सारे इदारे हैं हमारे मुल्क में जो अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा देखा जाता है, कि और भी लोगों को हाथ बटाना चाहिए इस वक्त एज ए नेशनल कॉज कि हम कोविड को बीट कर सकें। सर मुझे ये भी बताइएगा कि आपने आज लांडी जेल में भी पीपीईज और जो मुफ्त मास्क और जो ग्लव्स हैं, थर्मल गन्स हैं, ये प्रोवाइड किया। आप समझते हैं कि जो जेल खाने हैं कराची में जो मौजूद हैं वहाँ पे एसओपीज का ख्याल रखा जा रहा है? देखिए मेरे ख्याल से तो देखें, एक तो मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि सिंध वाहिद सूबा, आप खुश होंगे सुन के कि सिंध वाहिद सूबा है जहाँ पे जेल रिफॉर्म्स हुए हैं और अब जो है पाकिस्तान में वाहिद सूबा है जिसमें जेल्स का नाम खत्म होकर प्रिजन एंड करेक्शनल फैसिलिटी हो गया, यानी इस्लाह घर। और उसके अंदर ये मैं क्रेडिट दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने ओवरसाइट कमिटीज बनाई जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थे और जो है वो कम्युनिटी के लीडर्स भी थे और उनको इन्वॉल्व किया एक एक जेल के अंदर। मुझे भी ओवरसाइट कमेटी मली लांडी जेल का कन्वीनर बनाया था जब मैं पहली दफा वहां पहुंचा। और बड़े चैलेंजेस हमने देखे। हमने चैलेंजेस ये देखे कि ज़ाहिर 50% से ज़्यादा लोग अंडर ट्रायल्स हैं जो काफ़ी अर्से से होते हैं ज़ाहिर सिस्टम के थ्रू। और इसके बाद दूसरी चैलेंज है कि ओवर क्राउडिंग का बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर 1800 की कैपेसिटी में 6500 कैदी थे क्योंकि कोई नई प्रिजन्स बनी नहीं है और ये एक बड़ा चैलेंज है और ये बड़े इग्नोर्ड लोग हैं। अच्छा, हमारी कम्युनिटी ये रियलाइज नहीं करती कि ये लोग वो हैं जो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा थे और छोटे क्राइम्स की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो अंदर चले गए हैं। और अब उनको अगर हमने नहीं सुधारा और उनको स्किल्स डेवलप नहीं करी या उनका ख्याल नहीं रखा तो जब वो बाहर निकलेंगे तो वो फिर और बड़ा मसला बन के और वो एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके निकलेंगे अनफॉर्चुनेटली। तो अगर हम उसमें कम्युनिटी को सर्व करेंगे तो बहुत एडवांटेज। और वहाँ पे क्योंकि ओवर क्राउडिंग है तो कम्युनिटी से ज्यादा जो है इस इग्नोर्ड पार्ट ऑफ द हमारी पॉपुलेशन को देखना बहुत जरूरी है कि वो अगर वहाँ पे कोविड पॉजिटिव हो गए तो बहुत जल्दी फैलेगा। लेकिन साथ साथ में आईजी काजी नजीर साहब को अप्रिशिएट करूंगा, डीआईजी नासिर खान को जो कराची के हैं खास तौर पे, कि इन्होंने बड़े अच्छे स्टेप्स रखे हैं कि वहाँ पे अब तक जो है वो बहुत प्रोटेक्टेड तरीके से काम चल रहा है। जबकि एक्सपोजर ज़ाहिर है वो प्रिजनर्स जो हैं वो वहाँ से जाते हैं गाड़ियों में, गाड़ियाँ जो हैं उसके बाद वो कोर्ट जाते हैं तो एक्सपोजर काफ़ी है लेकिन उन्होंने अच्छा खासा मैनेज किया है। बट वी नीड टू डू बेटर, हर चीज़ हैज़ टू इम्प्रूव एंड वी नीड। मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब कम्युनिटी को भी अपना पार्ट अदा करना चाहिए। और अगर हम सब अपना पार्ट अदा करेंगे जैसे हमारी आर्म फोर्सेस हमेशा सबसे पहल करती हैं तो ये मुल्क जो है इसको नेशन के साथ और सबसे पावरफुल मुल्क दुनिया का बनाने में कोई चीज़ नहीं रोक सकती। सर बस लास्ट 2 क्वेश्चंस आपसे करना चाहूँगा।
मुझे बताइएगा कि जो नई जो बड़ी डेडलीस्ट स्ट्रेन है उसके कोई टेस्ट किए जा रहे हैं क्या, उसे डिटेक्ट किया जा रहा है या जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट खाली पीसीआर किया जाता है कि पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? शॉर्ट आंसर दीजिएगा सर। जी, बस बेसिकली तो अभी तो जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव किए जा रहे हैं, उसमें स्ट्रेन्स की आइडेंटिफिकेशन ज़ाहिर नहीं करी जा सकती। मोस्टली जो है ये तो जीनोटाइपिंग होती है और ये कुछ ही लैब्स हैं जो कर सकती हैं। सर, जो कोविड टोटल एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, जो मरीज कुछ ऐसे हैं जो एक दफ़ा नेजल जिनका पीसीआर पॉजिटिव आ जाता है वो बाद में टोटल कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, वो रिएक्टिव आता है तो वो समझते हैं कि शायद अब भी उनमें जो है वायरस मौजूद है। आम लोगों के लिए जानने के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या अगर एक मरीज़ जो कि पॉजिटिव जिसका पीसीआर आ चुका हो, बाद में उसका टोटल जो कोविड एंटीबॉडी टेस्ट है वो कब तक पॉजिटिव या रिएक्टिव आता रहता है? नहीं, ये काफी अरसे तक आता रहता है। देखिए, असल में ये नया बीमारी है तो उसके टेस्ट भी जो है वो नए नए जो डिस्कवर हुए हैं, अभी उनके ऊपर भी स्टैटिस्टिक्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन कट स्टोरी शॉर्ट, अगर एंटीबॉडी टोटल एंटीबॉडी टेस्ट आता है तो उसका मतलब ये होता है कि या तो वो ठीक हो चुका है या उसके अंदर इन्फेक्शन परसिस्ट करती है। तो इसका ये थोड़ा ये यानी ताल्लुक रहा है इसका कोविड का, और ये स्क्रीनिंग के लिए यूज होता था कि ये इसको करा जाए। तो बेसिकली इस पे डिपेंड नहीं कर सकते और फिर एंटीबॉडीज रहती हैं कुछ अरसे के लिए। तो बेसिकली जो है वो मैं सिर्फ सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई टेस्ट हो या बीमारी हो तो आप खुद डायग्नोस्टिक्स या खुद टेस्टों को जो है वो एवेल्युएट नहीं करें, मुस्तनद डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो आपकी हिस्ट्री लेके एग्जामिन करके वो आपको सही एडवाइस करेंगे। सर, अगर किसी का ये टोटल कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव या रिएक्टिव क्योंकि आता है नॉर्मली, तो उसके बाद फिर उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि आया उसके जिस्म में एंटीबॉडीज मौजूद हैं या वो अभी एंटीजन भी मौजूद है या रिएक्टिव भी है या इन्फेक्टिव भी है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट बेहतर रहता है आम लोगों को जानने के लिए बताएं? जी, इसमें अभी देखें अलग पॉलिसीज आ रही हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की पॉलिसी है वो ये है कि अगर आपके पास अगर आप किसी का कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है और उसकी अलामात खत्म हो जाती हैं तो वो 10 दिन के बाद जो है वो अपनी रेगुलर एक्टिविटीज में जा सकता है और अपना उसको दूसरी दफा टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है। फिलहाल सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो ये इसके बारे में अपना एनालिसिस दिया है। मैं कोई नई बात इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि पहले इसके बारे में काफ़ी ग्रे एरियाज हैं। आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है, लेकिन उनकी जो भी सेंग आई थिंक कि हमें जो गवर्नमेंट कह रही है उस पर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर फरहानी साहब ने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब और डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर फरहानी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। इसी दुआ के साथ के अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस कोरोना की वबा पर काबू पाने में कामयाबी अता फरमाए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।